बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। My dear students, I am Mudassar Ali Sharif. Dear students, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 6 और आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे किसकी? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये जो वर्ड नोमेनक्लेचर है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, जो वर्ड नोमेनक्लेचर है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक है नो मैन और डियर स्टूडेंट्स दूसरा वर्ड है क्ले। नो मैन और क्ले। स्टूडेंट्स, नो मैन से मुराद है नेम और क्लेयर से मुराद है टू कॉल। इसका मतलब यह हुआ कि नोमेनक्लेचर का मतलब हुआ नेम टू कॉल। और अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बताऊं तो मैं ऐसे कहूंगा कि नोमेनक्लेचर से क्या मुराद है? टू गिव नेम ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड को नाम देना क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, द नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जिसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोलते हैं, इज बेस्ड अपॉन, ये बेस करती है स्टूडेंट्स किस पर? बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशंस, यानी सजेशंस हैं, जो रूल्स हैं, किसने दिए? बाय द इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर कमेटी। ये कमेटी का नाम है और ये कमेटी का ताल्लुक किसके साथ है? ऑफ IUPAC, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की एक डिवीजन है, एक सेक्शन है इनऑर्गेनिक। तो जो इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर कमेटी है, इन्होंने रूल प्रपोज किए हैं किसके लिए? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नाम देने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस नोमेनक्लेचर को पर्टिकुलरली स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं इनके पार्ट्स कौन कौन से हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक जनरल आपसे बात करने लगा हूं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक बेसिक पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है दैट इज रिटन बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीजें आती हैं, एक सेंट्रल मेटल, अब ये एटम की शक्ल में भी हो सकती है, और आयन, और साथ में इसके लिगेंड अटैच है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो हिस्सा जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाए, जो सेंट्रल मेटल और लिगेंड पर मुश्तमिल हो, उसे आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज होता है दैट चार्ज इज कॉल्ड चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड ये जो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इट मे बी जीरो, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाली जो टर्म होती है इसे हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर या आउटर स्फीयर। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अगर आयोनाइजेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज्ड हो तो हम इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, और अगर आयोनाइजेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज हो
तो हम इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट साइड पर लिखते हैं। यानी जो आयोनाइजेशन स्फीयर है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या होता है, बाहर होता है। तो ये मेरे पास आपके पास कुछ बेसिक्स थी, रिकॉल करवाई, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से स्टडी की। माय डियर स्टूडेंट्स, द रूल्स फॉर नेमिंग द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को नाम देने के जो रूल्स हैं आर एज फॉलोज, ये नीचे दिए गए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर पढ़ते हुए यकीनन आपने अपने पास अपनी नोटबुक और पेंसिल जरूर रखी होगी। अब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट और प्रैक्टिस जो मैं आपको करवाता जाऊंगा इस लेक्चर में, वो साथ साथ आपने वो प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको ये रूल्स बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो इसका रूल है वो क्या है कि कैटआयंस एंड आर नेम्ड बिफोर एनायंस, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वो हिस्सा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो पहले लिखा जाता है और जिस हिस्से पर नेगेटिव चार्ज है वो हिस्सा बाद में लिखा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आपका ये जो रूल है ये कहता है कि कैटायन को पहले लिखना है, एनायन को बाद में। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले नोमेनक्लेचर करते हुए आपको ये चीज कंफर्म करनी है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के किस हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज है और किस हिस्से पर नेगेटिव चार्ज। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आयोनाइजेशन स्फीयर है, इस आयोनाइजेशन स्फीयर का चार्ज लिखते हैं। मैं आपको 3 स्टेप्स बताता हूं पहले रूल को सॉल्व करने के लिए। आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया, सबसे पहले आप आयोनाइजेशन स्फीयर पे चार्ज लिखेंगे। यानी पहला पॉइंट क्या बना, राइट चार्ज ऑन आयोनाइजेशन स्फीयर। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे नंबर पर आप चार्ज लिखेंगे किस पर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर। यानी सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पर आप चार्ज लिखेंगे लिगेंड पर। लास्ट पे आप चार्ज लिखेंगे किस पर, सेंट्रल मेटल पर। तो टोटल 4 बातें हो गई। यानी सबसे पहले चार्ज आयोनाइजेशन स्फीयर पर, फिर चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फिर चार्ज ऑन लिगेंड, फिर चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल। अब फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K4FeCN6। तो आपको पता है कि इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर कौन सा है, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है और फिर इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड कौन सा है और सेंट्रल मेटल कौन सी है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। और अभी मैंने आपसे बात की कि सबसे पहले आपने चार्ज लिखना होता है किस पर, आयोनाइजेशन स्फीयर पर। पोटासियम बिलोंग करता है टू द फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अब अगर ये फर्स्ट ए ग्रुप में है तो अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +1। इसका मतलब ये हुआ कि एक पोटासियम पर अगर +1 चार्ज है तो 4 पोटासियम पर कितना होगा, +4। माय डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल ये कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल। इसका मतलब ये है कि अगर पोटासियम पे +4 चार्ज है, आयोनाइजेशन स्फीयर पे +4 चार्ज है, तो इस कंपाउंड को ओवरऑल न्यूट्रल करने के लिए मुझे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर भी कितना चार्ज रखना होगा, -4। 2 स्टेप हो गए। यानी पहले आयोनाइजेशन स्फीयर पर चार्ज हो गया, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर। अब तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको भी बताया था कि जब आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाली स्पीशीज का चार्ज लिखना है तो सबसे पहले आपने चार्ज लिखना है किस पर, लिगेंड पर। स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखिएगा कि जो लिगेंड है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखी जाती है, स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखी जाता है लिगेंड को। तो एक यहां पे CN है, 1 से अणु पर -1 चार्ज होता है तो 6 पर कितना होगा, -6। इसका मतलब यह हुआ कि अब मैं
जो आयरन इसमें सेंट्रल मेटल है, मैं इस पे कितना चार्ज रखूं कि मेरे पास ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना आ जाए, -4। तो आप कहेंगे कि सर देखें सायानों पे -6 है, 6 सायानों पे, तो आप आयरन पे कितना रखेंगे, +2 -6, तो बाहर जवाब क्या आ जाएगा, -4। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब जरा अगर आप इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखिएगा तो देख के मुझे बताएं कि पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, आयोनाइजेशन स्फीयर है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो यकीनन आप कहेंगे कि सर इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन की शक्ल में। तो जब मैं इस कंपाउंड का नाम दूंगा, किस तरह से वो इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव पार्ट यानी आयोनाइजेशन स्फीयर को लिखूंगा और फिर दूसरे नंबर पे मैं क्या लिखूंगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। याद रखिएगा यहां पे एक बात कि आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में स्पेस दी जाती है, यानी इनको जोड़ के नहीं लिखा जाता। जो आयोनाइजेशन स्फीयर है स्पेस, फिर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे और फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल और लिगेंड को किस तरह से वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। एक और मिसाल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CO कोबाल्ट NH3 6 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयोनाइजेशन स्फीयर है उसमें क्या है, Cl3। तो अब अगर आपसे मैं कहूं कि बताइएगा पहले कौन सा पार्ट लिखा जाएगा, कैटायन के N9, तो यकीनन आप कहेंगे कि सर इसके लिए पहले हमें आयोनाइजेशन स्फीयर पे चार्ज लिखना पड़ेगा। तो लिखे एक Cl पे -1 होता है, तो Cl3 3 पर कितना होगा, -3। कॉम्प्लेक्स को ओवरऑल न्यूट्रल करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, चूंकि Cl3 पे -3 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या होगा, +3। एक NH3 ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो चूंकि ये न्यूट्रल है तो उसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 0। अब मैं कोबाल्ट का कितनी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रखूं, कितना चार्ज रखूं कि बाहर जो आप क्या आ जाए मेरे पास, +3। तो यकीनन चूंकि NH3 अमाइन पर 0 चार्ज है तो कोबाल्ट का कितना रख दूंगा, +3। तो बहरहाल अगर आप देखें तो मुझे बताएं इस केस में आप पहले किसको लिखेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर को कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। तो आप यकीनन जवाब देंगे कि सर इस केस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे और एंड पे जाके हम किसको लिखेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर। एक और एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है PT प्लैटिनम Cl NO2 NH3 4, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया और इसके बाद आयोनाइजेशन स्फीयर है SO4। जरा गौर करें मैंने इन सब के चार्जेस भी लिख दिए। रूल वही है कि पहले आयोनाइजेशन स्फीयर, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फिर लिगेंड और एंड पे जाकर के मेटल पर। तो यकीनन आप कहेंगे कि सर इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा जाएगा, बाद में इसमें जो आयोनाइजेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है वो बाद। तो बहरहाल इन सब एग्जांपल से एक बात ये क्लियर हो गई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करते हुए पहले कैटायन को लिखना है, बाद में एनाइन को। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है या आयोनाइजेशन स्फीयर पॉजिटिव है, हमने पॉजिटिव को पहले लिखना है, चाहे तो वो आयोनाइजेशन स्फीयर आ जाए चाहे तो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ, इन नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब आ जाइएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर को जब आपने नाम देना है तो माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपसे पहले भी बारहा कहा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 टर्म्स हैं, एक मेटल सेंट्रल मेटल और साथ इसके लिगेंड होता है जिसे आप यूजुअली किसमें लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स में। इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आप इनक्लोज कर देते हैं किस में, स्क्वायर ब्रैकेट। तो बहरहाल इन नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम देते हैं तो क्या करते हैं, लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो माय डियर स्टूडेंट्स बात क्लियर हो गई। पहले हमने पढ़ा था पहले रूल में कि पहले कैटायन को लिखना है। अब दूसरा रूल ये है कि जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखने लगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 चीजें हैं, एक सेंट्रल मेटल होगी, दूसरा लिगेंड।
रूल क्या कहता है कि पहले आपने किसको लिखना है, पहले स्टूडेंट्स किसको लिखना है, लिगेंड को। अंडरस्टूड सी बात है, अगर आप पहले लिगेंड को लिखेंगे तो दूसरे नंबर पे क्या लिखा जाएगा, मेटल। फिर इसी रूल में मैंने फर्दर बात कर दी कि आपने लिखना तो पहले लिगेंड को है, अगर लिगेंड एक से ज्यादा हो, अगर तो एक ही है फिर तो कोई मसला नहीं। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है अगेन K4FeCN6। अब जरा गौर कीजिएगा कि इसमें एक ही लिगेंड है CN, सियानो। तो मैं आपसे कहूं कि यार मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखना है, नो डाउट कि इस केस में पहले आयोनाइजेशन स्फीयर पोटासियम आएगा। तो मैं आपसे कहूं जरा बताओ कि यहां पे जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखने की बारी आएगी तो पहले किसको लिखेंगे, सेंट्रल मेटल को, के सियानो को। तो यकीनन आप जवाब देंगे कि सर इस केस में सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, लिगेंड को। एक ही लिगेंड है तो सिंपल आप उसको लिख देंगे, क्योंकि 6 मौजूद हैं तो आप उसको 6 की शक्ल में लिखेंगे। बहरहाल नेम्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर रिगार्डलेस ऑफ द नेचर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने लिगेंड को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, यानी अल्फाबेट्स ABC में जो पहले आता है, रिगार्डलेस ऑफ द नेचर। किस नेचर से, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लिगेंड आपका क्या है, न्यूट्रल, या वो लिगेंड आपका क्या है, कैट आयोनिक, या वो आपका लिगेंड क्या है, एन आयोनिक। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता डियर स्टूडेंट्स, हमने लिगेंड को लिखना कैसे है, अल्फाबेटिकली। अब चाहे वो न्यूट्रल है, चाहे वो कैट आयोनिक है, चाहे वो एन आयोनिक है। अच्छा, ये रूल अल्फाबेटिकली का उस वक्त अपनी इंपॉर्टेंस खो बैठता है जब लिगेंड सिर्फ एक ही हो, अगर डिफरेंट हो तो फिर हमने कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली। कहता है जी एंड द नंबर ऑफ ईच। अब हर एक की तादाद को भी लिखना है कि अगर 2 लिगेंड हैं तो फिर उसको डाई की शक्ल में, 3 है तो ट्राई की शक्ल में, फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। बाद में आपने क्या लिखना है, एंड पे जाके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक 2 रूल हो गए। मैं दोनों को रिवाइज करता हूं फिर आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर में पहले आपने पॉजिटिव पार्ट को लिखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे गौर करें तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है दैट इज K4FeCN6, यहां पे पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, पोटासियम। तो सबसे पहले मैं इस कंपाउंड का नाम लिखते हुए किसको लिखूंगा, पोटासियम। दूसरे नंबर पे जब मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरफ बढ़ूंगा तो मैं सबसे पहले किसको लिखूंगा, लिगेंड यानी सियानो को, और उसके बाद किसको लिखूंगा, सेंट्रल मेटल को। और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो जितनी भी टर्म्स हैं इनमें कोई स्पेस नहीं, इन्हें वन वर्ड के तौर पर लिखा जाता है। एक एग्जांपल लीजिए, फर्ज कर लें कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, PTCl प्लैटिनम, Cl NO2 NH3 4 और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर है SO4। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स में गौर करें तो मैं जब आपसे कहूं कि यार हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखना है तो आप कहेंगे सर हमने रूल पढ़ लिया कि पहले हमने लिगेंड को लिखना है। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि लिगेंड एक नहीं, एक से ज्यादा है। मैंने कहा कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लिगेंड पॉजिटिव है, वो लिगेंड नेगेटिव है, या वो लिगेंड क्या है, न्यूट्रल है। मैं आपको बता दूं कि हमने उसको कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकली। यानी मैं स्क्वायर ब्रैकेट के हिस्से को लिखने की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिखने की बात कर रहा हूं। तो यहां पे लिगेंड है 3, एक है Cl क्लोरो, एक है NO2 नाइट्रो, एक है अमाइन, क्या है, NH3। अब अगर आप जरूर अल्फाबेट में चेक करें, एक तरफ है क्लोरो C, एक तरफ है नाइट्रो N, एक तरफ है अमाइन A, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है, यकीनन आप कहेंगे कि सर अल्फाबेटिकली पहले अमाइन, देन C क्लोरो, देन N नाइट्रो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर बताया। अभी मैंने लिगेंड्स की तादाद को शो नहीं किया, जरा गौर करें, यहां पे अमाइन 4 हैं, वो अभी रूल डिस्कस करता हूं। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बात कही कि अगर डिफरेंट लिगेंड्स हैं तो आप उन्हें अल्फाबेटिकली लिखेंगे, यानी अमाइन क्लोरो नाइट्रो। एक और एग्जांपल लीजिए कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है CO कोबाल्ट NO2 ट्वाइस NH3
थ्राइस। ये मेरे पास एक क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जरा इसमें गौर कीजिएगा कि जब मैं लिगेंड्स को लिखूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा, NO2 नाइट्रो या NH3 अमाइन। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है, अमाइनो नहीं, अमाइन, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा, नाइट्रो NO2। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है CrOH थ्राइस H2O थ्राइस। यहां पे जरा गौर कीजिएगा कि दो लिगेंड्स हैं, एक है OH और एक है H2O। माय डियर स्टूडेंट्स, OH नेगेटिव लिगेंड है और H2O न्यूट्रल है। OH का नाम है हाइड्रोक्सो, H से, H2O वाटर, एक्वा का नाम इसको देते हैं। एक्वा स्टार्ट होता है A से। तो जरा सोच के बताइएगा, पहले क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सो लिखा जाएगा या पहले एक्वा? तो यकीनन आप कहेंगे सर ए पहले आता है, तो पहले एक्वा और बाद में क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक ये बात क्लियर हो गई कि जब आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखना है, पहले लिगेंड को लिखना है, फिर सेंट्रल मेटल को लिखना है। अगर लिगेंड एक से ज्यादा तरह के हैं तो उन्हें अल्फाबेटिकली लिखना है, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या वो न्यूट्रल है। अच्छा, मैं बार बार लफ्ज बोल रहा हूं पॉजिटिव, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि पॉजिटिव रेयर है। हम ज्यादातर जो इनकाउंटर करेंगे, जो स्टडी करेंगे, वो या तो न्यूट्रल होंगे या नेगेटिव। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो बातें हो गई हमारे पास। बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ। थर्ड, द प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्स, प्री पहले, प्रीफिक्स जो पहले आता है, द प्रीफिक्स डाई मैंने 2, ट्राई मैंने 3, टेट्रा मैंने 4, पेंटा मैंने 5, हेक्सा मैंने 6। यानी प्रीफिक्स आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यूज करते हैं कब, आर यूज टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स। यानी लिगेंड्स की जितनी तादाद है, उन तादाद को जाहिर करने के लिए आप यूज करते हैं क्या, प्रीफिक्स। अगर लिगेंड की तादाद 2 है तो आप प्रीफिक्स यूज करेंगे 2। अगर लिगेंड की तादाद है 3 तो आप प्रीफिक्स यूज करेंगे ट्राई। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, लेट्स सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है K2PtCl6, K2PtCl6। तो सबसे पहले जरा शुरू से सबसे पहले आप यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स चार्ज लिखेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले चार्ज किस पे लिखेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर। एक पोटासियम के ऊपर चार्ज होता है +1, तो K2 का मतलब है 2 की क्या हुआ, +2। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए, -2। ये बात हो गई। अब आप लिखेंगे किसको, लिगेंड को। एक Cl पे चार्ज होता है -1, तो 6 पे क्या होगा, -6। प्लैटिनम का कितना रखेंगे कि बाहर जो आप आ जाए -2 आ जाए, तो इसका मतलब है कि मैं प्लैटिनम का चार्ज रखूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट रखूंगा +4। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये बात तो तय है कि नाम लिखते हुए मैं पहले कैटाइन यानी पोटासियम को लिखूंगा। जब मैं लिगेंड को लिख रहा हूंगा तो क्या मैं सिंपल क्लोरो लिखूंगा, क्या डाई क्लोरो लिखूंगा, क्या ट्राई क्लोरो लिखूंगा, जरा बताइएगा। तो आप कहेंगे कि सर ना डाई ना ट्राई, बल्कि आप लिखेंगे हेक्सा क्लोरो। और भाई क्यों हेक्सा क्लोरो लिखूंगा, क्योंकि सर यहां पे जो क्लोरो लिगेंड है उनकी तादाद क्या है, 6। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और मिसाल ले लीजिए, एक और एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक लिगेंड है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CONH3 6 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है Cl3। अब अगर आप गौर करें तो मैंने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख दी। तो मुझे बताइएगा कि जब मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करूंगा तो पहले लिगेंड को लिखूंगा। अगर लिगेंड एक है तो सिंपल उस लिगेंड का नाम, लेकिन अगर एक से ज्यादा है, गौर करें यहां पे कितने अमाइन हैं, तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, आप लिखेंगे हेक्सा अमाइन, क्योंकि लिगेंड कितने हैं, 6। एक और एग्जांपल लीजिए स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या है, गौर कीजिएगा, CrOH थ्राइस H2O थ्राइस। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा कि पहले आप आयोनाइजेशन स्फीयर पे चार्ज लिखेंगे। जरा गौर कीजिएगा, क्या इसमें कोई आयोनाइजेशन स्फीयर है? इसका मतलब है कि अगर इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या होगा, 0।
अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आ गया चार्ज 0। अब मैंने सबसे पहले लिगेंड पे लिखना है वाटर, एक्वा, न्यूट्रल होता है 0, एक OH पे -1 होता है, यहां पे 3 है तो क्या आ जाएगा -3। बताइएगा मैं क्रोमियम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रखूं कि जो आप जवाब क्या आ रहा है 0। तो आप कहेंगे सर OH के ऊपर 3, OH के ऊपर -3 है तो क्रोमियम की क्या रख दें, +3। ये बात क्लियर हो गई। अब जब मैंने इसका नाम लिखना है तो आपको पता है हाइड्रोक्सो H से है, एक्वा A से है, तो अब चूंकि 3 OH हैं तो मैं लिखूंगा ट्राई हाइड्रोक्सो, 3 वाटर हैं तो मैं लिखूंगा ट्राई एक्वा। अब मैं पहले किसको लिखूंगा, ए पहले आता तो मैं क्या लिखूंगा, ट्राई एक्वा, स्पेस दिए बगैर ट्राई हाइड्रोक्सो, और बाद में इस मेटल का नाम किस तरह से वो भी हम पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक बात अपने जहन में क्लियर कर लीजिए, एक बात अपने जहन में क्लियर कर लीजिए। वो बात यह है कि जब एक से ज्यादा लिगेंड लगे हों तो हमने पढ़ा उनके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा। याद रखिएगा कि ये जो प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा है, आप इन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, आप इन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स है, कोई एक कॉम्प्लेक्स की बात कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें 2 क्लोरो लिगेंड लगे हैं तो उसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरो। एक उसी कॉम्प्लेक्स में मेरे पास लगे हुए हैं 3 वाटर, एक्वा लिगेंड। अब क्या बनेगा, डाइक्लोरो। एक तरफ क्या बनेगा, एक तरफ क्या बनेगा, ट्राई एक्वा। अब जहन कहता है कि अगर मैं क्लोरो का प्रीफिक्स चेक करूं डाई डी से है, एक्वा का प्रीफिक्स चेक करूं ट्राई टी से है, तो आप कहेंगे कि क्या इसका नाम ये होगा, डाई क्लोरो ट्राई एक्वा। तो यकीनन आप गलत सोच रहे हैं। मैंने अभी कहा कि प्रीफिक्स में अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप प्रीफिक्स को कंसीडर नहीं करते, यानी आप डाई क्लोरो के डी और ट्राई एक्वा के टी को नहीं लेंगे, बल्कि आप प्रीफिक्स को इग्नोर करके अल्फाबेटिकली लिखते हुए, इग्नोर करते हुए आप डाई क्लोरो में से डाई को नहीं बल्कि क्लोरो के सी को, ट्राई एक्वा, टी नहीं बल्कि एक्वा के ए को कंसीडर करेंगे। यानी इसका नाम डाई क्लोरो ट्राई एक्वा नहीं बनेगा, बल्कि इसका नाम बनेगा ट्राई एक्वा डाई क्लोरो। हालांकि अल्फाबेट में डी पहले आता है, लेकिन हमने अल्फाबेटिकली जब नाम देना लिगेंड को तो हमने प्रीफिक्स को कंसीडर नहीं करना। माय डियर स्टूडेंट्स, चौथा रूल, अच्छा एट द एंड सब रूल को इकट्ठा करेंगे और फटाफट कंपाउंड्स के नाम रखते जाएंगे। फोर्थ क्या है, द नेम ऑफ एन आयोनिक लिगेंड्स। एन आयोनिक लिगेंड्स जिनके ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव, एंड इन सफिक्स ओ, यानी जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है उसका नाम आपने किस पे एंड करना है, ओ पर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मेरे पास है N9, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। N9, दूसरी तरफ मैंने इनकी लिख दी सिंबल्स, और तीसरी तरफ माय डियर स्टूडेंट्स मैंने इनका लिख दिया नाम, यानी नेम ऑफ लिगेंड। मेरे पास एक N9 है Cl माइनस, ठीक है। अब इसका जो नाम है, इसका जो नाम है वो आपने पढ़ा क्लोराइड, लेकिन मैंने कहा चूंकि ये नेगेटिव है तो क्या होगा इसका नाम, क्लोरो। एंड पे किस पे करेंगे, ओ पे। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास है Cn माइनस, सायानाइड वैसे इसका नाम है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो एंड किस पे करेंगे, सियानो। OH नेगेटिव, वैसे इसका नाम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो एंड किस पे करेंगे, हाइड्रोक्सो। जैसे S-2 हमारे पास ये है सल्फाइड, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो सल्फाइड नहीं बल्कि सल्फाइडो। F नेगेटिव, फ्लोराइड नाम है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव लिगेंड तो क्या नाम होगा, फ्लोराइड नहीं बल्कि फ्लोरो। Br माइनस से ब्रोमो, I नेगेटिव से आयोडो। यानी जो नेगेटिव लिगेंड है हम उनके नाम के एंड पे क्या ऐड कर देते हैं, O, सफिक्स होता है बाद में आने वाला। यही वजह है कि अगर मैं आपसे कॉम्प्लेक्स की बात करूं, जरा कौन से, K2PtCl6, तो आपने कहा कि पहले पॉजिटिव को लिखना है, तो मैं सबसे पहले किसको लिख दूंगा यहां पर, पॉजिटिव पार्ट यानी पोटासियम को। दूसरे नंबर पर मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिगेंड को लिखना होता है, कितने लिगेंड है, 6, तो क्या लिखूंगा, हेक्सा। अब आगे क्या है,
Cl-1 क्लोराइड नहीं, चूंकि ये नेगेटिव है तो हेक्सा क्लोराइड गलत है, तो सही क्या है, चूंकि नेगेटिव है तो एंड किस पे होगा, O, यानी हेक्सा क्लोरो। बात क्लियर हो गई। इसी तरह स्टूडेंट इसके फिफ्थ रूल की बात करते हैं। द नेम्स ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स, जो न्यूट्रल लिगेंड्स है जिन पे कोई चार्ज नहीं, आर यूजुअली अनचेंज्ड। जो न्यूट्रल लिगेंड है इनके नाम के एंड पर हम कोई भी चेंज नहीं करते। नेगेटिव है तो एंड करेंगे ओ पर, लेकिन अगर न्यूट्रल है तो कोई नाम नहीं, उसके नेम में कोई चेंज नहीं करेंगे। बहरहाल कुछ ऐसे न्यूट्रल लिगेंड हैं जिनको हमने स्पेशल नेम दे रखा है, जैसे NH3 अमोनिया नहीं हम कहेंगे इस नोमेनक्लेचर में, बल्कि NH3 को हम नाम देंगे अमाइन। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम नहीं देंगे, बल्कि हम इसको नाम देंगे कार्बोनाइल। वाटर H2O, वाटर का नाम नहीं देंगे, बल्कि नाम देंगे एक्वा। NO नाइट्रिक ऑक्साइड नाम नहीं देंगे, बल्कि नाइट्रोसाइल नाम देंगे। बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये कुछ लिगेंड थे, जैसे NO, जैसे CO, जैसे NH3, जैसे H2O, तो हम इनको इनके स्पेशल नेम, वाटर का एक्वा, अमोनिया का अमाइन, इसी तरह CO कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बोनाइल, NO का नाइट्रोसाइल, इनको ये स्पेशल नाम देते हैं और इनमें कोई चेंजिंग नहीं करते। माय डियर स्टूडेंट्स, सिक्स्थ पर आ जाएं, सिक्स्थ रूल पर। और अब ये रूल हमें अपने नेम की कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहा है। सिक्स्थ रूल क्या है, द सफिक्स, जो बाद में आने वाला होता है सफिक्स, एट, यानी एट कम्स एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ मेटल, यानी जो सफिक्स एट आएगा किसके नाम के एंड पर, मेटल के नाम के एंड पर। ओ भाई कब आएगा, इफ द कॉम्प्लेक्स represents an anion, otherwise it remains unchanged। मैं आपको आसान करके बताए देता हूं। आसान करके मैं आपको ये बताने लगा हूं कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मैंने आपको बताया ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज की तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो जीरो न्यूट्रल है, या पॉजिटिव है, या नेगेटिव। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जीरो हो या पॉजिटिव हो तो आप सेंट्रल मेटल के नाम पे कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, एन आयोनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, तो आप मेटल के नाम के एंड पे क्या लगा देंगे, 8। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एलिमेंट कोबाल्ट, और जिस कॉम्प्लेक्स में ये मौजूद है उस कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, तो मैं क्या कहूंगा कि मेटल का जो नाम है इस केस में चेंज कैसे होगा, मैं कोबाल्ट नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा, एंड पे 8 लगा दूंगा, तो क्या बन जाएगा, कोबाल्टेट। इसी तरह अगर क्रोमियम है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आ गया नेगेटिव, तो क्या लिखवाऊंगा, क्रोमियम नहीं, क्रोमेट। जिंक है तो क्या बन जाएगा, जिंकेट। कॉपर है तो क्या बन जाएगा, कॉपरेट। आयरन है, फेरन, तो क्या बन जाएगा, फेरेट। निकल है तो क्या बन जाएगा, निकिलेट। लेकिन ये उस वक्त है जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। अब आ जाइए जरा माय डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाइएगा, अब हम ऑलमोस्ट इस नोमेनक्लेचर को खत्म कर चुके हैं सिवाय एक रूल के। अब मैं ना ये जो 6 रूल्स हैं मैं इनको एक यकदम कंपाउंड पे अप्लाई करने लगा हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपाउंड है K2PtCl6। सबसे पहले आप चार्ज लिखेंगे आयनाइजेशन स्फीयर पर, एक पोटेशियम पे चार्ज होता है -1, तो दो, एक पोटेशियम पर सॉरी चार्ज होता है +1, तो 2 पे +2। इसका मतलब है फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या होगा, -2। फौरन क्लिक कर गया ज़हन, सर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आपने लिख दिया -4, इसका मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स की जो सेंट्रल मेटल होगी मैं उसका नाम एंड से चेंज कर दूंगा। किस तरह से, मैं नाम के एंड पे लिख दूंगा 8। कैसे, वो भी बात करते। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आ गया जी चार्ज। अब मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले हिस्से को हल करना है, और अंदर वाले हिस्से में सबसे पहले मैंने हल करना है किसको, लिगेंड को। एक Cl पे -1 होता है तो 6 पे कितना होगा, -6। मुझे बताइएगा मैं प्लैटिनम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रखूं कि बाहर जो आप आ जाए -2, तो यकीनन आप कहेंगे कि सर 6 क्लोरो पे आ गया -6, तो प्लैटिनम की कितनी रख दें,
प्लस 4 बार, जवाब क्या आ जाएगा -2। अब माय डियर स्टूडेंट्स जरा रखिएगा नाम, पहले मुझे बताएं कि इसमें पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, आयनाइजेशन स्फीयर के कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आप कहेंगे सर आयनाइजेशन स्फीयर, तो मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा, पोटासियम। अब आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर 2 पोटासियम लगे हैं, क्या डाई पोटासियम ना लिख दिया जाए? नो नो माय डियर स्टूडेंट्स, नो डाई पोटासियम, आप सिंपल पोटासियम लिखेंगे। अंडरस्टूड होगा कि ये 2 हैं, क्यों? क्योंकि इस 2 पोटासियम की वजह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना आया था, -2। तो आप क्या लिखेंगे, पोटासियम। आगे बढ़ते हैं, अब स्पेस आ गई। बताइएगा सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम लिगेंड को लिखते हैं, और लिगेंड की तादाद को अगर एक ही है तो डायरेक्ट उसे लिख देंगे, अगर डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली। कितने लिगेंड हैं, 6। तो क्या आएगा स्पेस के बाद हेक्सा। लिगेंड न्यूट्रल है कि नेगेटिव है? आप कहेंगे नेगेटिव है, तो नेगेटिव लिगेंड का एंड किस पे होता है, ओ। तो क्या बनेगा, हेक्सा क्लोरो। अब आगे क्या है, प्लैटिनम। प्लैटिनम लिखने से पहले जरा देख लीजिएगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है, न्यूट्रल है कि नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव है या न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि प्लैटिनम के नाम पे कोई चेंज नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं फिर प्लैटिनम नहीं लिखूंगा, बल्कि एंड पे क्या लिख दूंगा, 8, यानी क्या बन जाएगा, प्लैटिनेट बन जाएगा। और 8 क्यों आया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है। अभी इसका एक हिस्सा रहता है, वो क्या है, वो अगले रूल में बता के तो ये कंपाउंड का नाम पूरा हो जाएगा। इस नाम में 2 बातें मैंने चेंज की, एक क्लोराइड से क्लोरो क्योंकि लिगेंड नेगेटिव है, प्लैटिनम से प्लैटिनेट क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, नेगेटिव। एक एग्जांपल होगी, एंड पे आपको मैं कुछ चंद एक इकट्ठी एग्जांपल्स करवाता हूं। 7th रूल जरा देखिएगा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रोमन न्यूमेरल। रोमन न्यूमेरल क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मतलब आपको ये पता ही है, रोमन न्यूमेरल ये इस तरह की जो काउंटिंग 2, जैसे ये 3 एंड दिस वन इज 4 एंड सो ऑन। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, सेंट्रल मेटल का, उस ऑक्सीडेशन नंबर को आप कैसे लिखते हैं, इन रोमन न्यूमेरल में, इन द पैरेंथेसिस, यानी ये स्मॉल ब्रैकेट्स में, ये इसको स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं, फॉलोइंग द नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल के साथ। अब आ रही है स्टूडेंट, अभी जो छठे रूल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम दे के आया, क्या था, K2PtCl6। इसमें कमी है एक चीज की, और वो एक चीज की कमी है कि आपने नाम लिखते हुए जो सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो बहरहाल कंपाउंड है K2PtCl6। तो सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट बताइए, डाई पोटासियम लिखोगे पोटासियम, तो आप कहेंगे सर सिर्फ पोटासियम लिखेंगे। हमें ये बात पता चल गई है कि जितने पोटासियम के एटम है वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी लिहाज से तो हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या किया है, चार्ज को सेट। तो क्या लिखेंगे, पोटासियम। फिर आ गई स्पेस, फिर लिगेंड कितने हैं, हेक्सा, क्लोरो नेगेटिव है, प्लैटिन नहीं बल्कि प्लैटिनेट, ठीक होगी। और अब बताइएगा प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4, जिसे आप रोमन में लिखेंगे IV यानी 4। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बना, पोटासियम हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CO कोबाल्ट NH3 6 और आयनाइजेशन स्फीयर में क्या है, Cl3। बताइएगा सबसे पहले आप आयनाइजेशन स्फीयर की चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, एक Cl पे -1 तो 3 पे -3, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या आएगा, +3। अब जो अमोनिया NH3 जिसे आप अमाइन कहते हैं, इस पे चार्ज होता है 0। तो बताएं कोबाल्ट पे कितना रखूंगे बाहर, जो आप जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे प्लस आ जाए, तो +3। पहले आप किसको लिखेंगे, आयनाइजेशन स्फीयर को कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर को? तो यकीनन आप कहेंगे कि सर पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले किसको लिखेंगे, लिगेंड को। बताएं क्या नाम लिखें, लिगेंड न्यूट्रल है, नाम में कोई चेंज नहीं करनी, लिगेंड का स्पेशल नाम है, क्या है, अमाइन। तो क्या बनेगा, हेक्सा अमाइन। कोबाल्ट कोई चेंज नहीं करनी क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, पॉजिटिव। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3। स्पेस पे क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अगेन ट्राई लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि ये 3 होंगे।
एक और कंपाउंड है K4FeCN6। तो इसमें अब पॉजिटिव कौन सा है? पोटासियम। तो क्या लिखेंगे? पोटासियम हेक्सासियानो। नेगेटिव है, क्या आएगा आगे स्टूडेंट? जरा सोच के बताइएगा। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? -4। तो क्या आएगा? पोटासियम हेक्सासियानो फेरेट। और आगे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? 2। ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे? 2। एक और एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CrH2O6 और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज है माय डियर स्टूडेंट्स कितना? इट हैज द चार्ज +3। अब जरा गौर कीजिएगा कि दाएं बाएं आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आयोनाइजेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा नाम देने की कोशिश करें तो क्या बनेगा? यहां पे 6 हमारे पास क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या लिखेंगे? हेक्सा एक्वा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या है? पॉजिटिव। तो नाम में कोई चेंज नहीं। क्या आएगा? क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3। यानी जो आपने जो ऑक्सीडेशन स्टेट जाहिर करनी है ना ट्रांजिशन मेटल की, उसमें प्लस माइनस का चार्ज नहीं लिखना, सिंपल क्या लिख देना है? 1 2। और इस केस में क्या है? 3। एक और कॉम्प्लेक्स लीजिएगा, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है FeCO5। बताइएगा क्या नाम होगा इसका? इट्स नेम विल बी हेक्सा का सॉरी 5 है ना CO5 पेंटाकार्बोनाइल। अब यहां पे आयरन किस फॉर्म में है? 0, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज है? 0। तो मैं यहां पे इसको क्या लिख दूंगा? आयरन। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 0। यानी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या है? 0। एक और एग्जांपल स्टूडेंट्स ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है Na3COF6। तो एक सोडियम पर होता है +1, 3 पे +3। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या आ जाएगा? -3। एक फ्लोरो पे होता है -1, तो 6 पे -6। इसका मतलब है कोबाल्ट पे क्या होगा? +3। तो बताइएगा नाम क्या होगा? इट्स नेम विल बी सोडियम हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव है। क्या आ जाएगा? 3। एक और एग्जांपल ले लीजिए। CrOH थ्राइस H2O थ्राइस। जरा गौर कीजिएगा, दाएं बाएं कोई आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है, इसके ऊपर 0 चार्ज है। तो यानी इसका नाम क्या होगा? अल्फाबेटिकली अगर आप लिखें तो आप क्या लिखेंगे? ट्राई एक्वा, ट्राई हाइड्रोक्सो। चूंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है, क्रोमियम कितनी ऑक्सीजन न्यूट्रल है, तो यहां पे सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है, तो यहां पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट का आप क्या लिखेंगे? क्रोमियम की 3। रोमन में प्लस माइनस के बगैर क्या लिख देंगे? 3। एक और एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे मौजूद है एक कॉम्प्लेक्स है PtCl NO2NH3 4 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है? SO4। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका क्या नाम बनेगा? अब इसमें 3 तरह के लिगेंड हैं, क्लोरो, नाइट्रो, अमाइन। तो आपने इनको अल्फाबेटिकली लिखना है। अल्फाबेटिकली क्या आ जाएगा? पहले अल्फाबेटिकली क्या आएगा? टेट्रा अमाइन, फिर क्लोरो एक ही है, फिर नाइट्रो एक ही है। और जरा गौर कीजिएगा, ये सब मैंने स्पेस के बगैर लिखे हैं, यानी टेट्रामाइन क्लोरो नाइट्रो। अब प्लैटिनम, यहां पे ये जो प्लैटिनम आपने यूज किया है, यहां पे आप चेंज इसका नाम नहीं करेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज है? प्लस। तो आप क्या लिखेंगे? प्लैटिनम। आगे इसकी क्या आ जाएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट, और स्पेस के बाद आप क्या लिख देंगे? सल्फेट SO4। तो कुछ स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ ये जरा डिटेल से इसकी नोमेनक्लेचर्स डिस्कस की। आपकी एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नाम देने का। वो एक्सरसाइज के सारे जो कंपाउंड के फार्मूलाज गिवन है वो मैंने एक तरफ लिख दिए, और साथ ही मैंने आपके उन कंपाउंड्स के नाम भी लिख दिए, और ये नाम एग्जैक्टली वही हैं जो हमने इन रूल्स के मुताबिक पढ़े। तो माय डियर स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक में 1 मिनट में आपको रिपीट कर दूं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे पहले आपने कैटायन को लिखना है, चाहे वो आयोनाइजेशन स्फीयर है चाहे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। जब आप कैटायन को लिख लिया, फर्ज कर लें कि आपके पास कैटायन आयोनाइजेशन स्फीयर था, तो जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखेंगे तो सबसे पहले लिगेंड की तादाद को लिखेंगे, और अगर डिफरेंट है तो लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली लिखेंगे, प्रीफिक्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। एंड पे आप मेटल का नाम लिख देंगे, और साथ ही आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहां तक जो हमने बात की, हमें कंपाउंड का फार्मूला गिवन था, हमने उसका क्या लिखा? नाम।
अब करने लगा हूं उलट, यानी हमें क्या गिवन होगा, नेम गिवन होगा, हमने उसका क्या लिखना होगा, नाम। कैसे, जरा देखते हैं जी स्टूडेंट्स। राइटिंग द फार्मूलाज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी इसमें हम क्या करेंगे कि हमें कंपाउंड का नेम गिवन होगा, हम उसका फार्मूला लिखेंगे। प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा, हमें फार्मूला गिवन होता था, हम उसका क्या लिखते थे, नाम। अब हमने नाम से क्या लिखना है, फार्मूला। किस तरह से, कहता है जी इन राइटिंग द फार्मूला ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फार्मूला लिखते हुए द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू प्लेस, वो प्रैक्टिस क्या है कि आप प्लेस करें, क्या प्लेस करें, यानी जब आपने लिखना हो नेम से फार्मूला तो उसके लिए प्रैक्टिस, उसके लिए रूल क्या है कि सबसे पहले आप क्या लिखें, सिंबल ऑफ सेंट्रल मेटल फर्स्ट, यानी उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद सिंबल है, सबसे जो मेटल है, सबसे पहले आप उसकी क्या लिखेंगे, सिंबल। फिर दूसरे नंबर पे फॉलोड बाय, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, फॉलोड बाय द फार्मूलाज ऑफ द एन आयोनिक लिगेंड्स। दूसरे नंबर पे आप क्या लिखेंगे, एन आयोनिक लिगेंड्स का फार्मूला इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, यानी अगर तो एक ही लिगेंड है, अगर तो एक ही लिगेंड है तो फिर तो अल्फाबेट वाला कोई मसला ही नहीं, डायरेक्ट आप सबसे पहले सेंट्रल मेटल की सिंबल लिख देंगे और बाद में आप उस लिगेंड का फार्मूला। लेकिन अगर डिफरेंट है तो फिर कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली, लेकिन पहले किसको लिखेंगे, एन आयोनिक लिगेंड को, इसके बाद देन न्यूट्रल लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल की सिंबल, दूसरे नंबर पे एन आयोनिक लिगेंड, तीसरे नंबर पे न्यूट्रल लिगेंड। अगर एन आयोनिक लिगेंड एक से ज्यादा हैं, डिफरेंट नेचर के हैं तो अल्फाबेटिकली, फिर इसके बाद अगर न्यूट्रल डिफरेंट तरह के हैं तो उनको भी अल्फाबेटिकली। एंड पे क्या है, द फार्मूला ऑफ द होल कॉम्प्लेक्स आयन इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जो पूरा फार्मूला है आप उसे इनक्लोज कर देंगे, किस में, स्क्वायर ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम है ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। अब ये नाम है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका नाम लिखते हुए मैं मेटल की क्या लिख दूंगा, सिंबल। जब मैं मेटल की सिंबल लिखूंगा तो यहां पे मेटल कौन सी है, कोबाल्ट CO। फिर जरा गौर कीजिएगा, मेरे पास दो तरह के लिगेंड हैं, एक मेरे पास लिगेंड है अमाइन और एक लिगेंड है मेरे पास नाइट्रो। रूल के मुताबिक क्या है कि आप पहले एन आयोनिक लिगेंड को लिखेंगे। अब एन आयोनिक कौन सा है, नाइट्रो, तो मैं क्या लिखूंगा, CO। कितने नाइट्रो हैं, 3, NO2 थ्राइस। बाद में न्यूट्रल लिगेंड की बारी आ जाएगी, कितने अमाइन है, 3, NH3 थ्राइस। फॉर एग्जाम्पल एक और मेरे पास कॉम्प्लेक्स है जो क्या है, जिसका नाम क्या है मेरे पास, हेक्सासियानो फेरेट 2, फेरेट एंड में क्या आ गया, AT। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सिंबल सेंट्रल मेटल की, वो क्या है, आयरन, Fe। दूसरे नंबर पे आप क्या लिखेंगे, जो लिगेंड है, कितने हैं, 6, तो आप क्या लिखेंगे, सियानो लिगेंड है, CN6 और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर इसकी आप क्या लिख देंगे, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इस तरह से हम नाम से इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या लिखते हैं, फार्मूला। और इसके लिए मैंने अगेन आपके सामने चंद एक एग्जांपल्स रख दी ताकि आप इसको खुद घर में अच्छे तरीके से क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोमेनक्लेचर का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आज की आपको बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।